हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था लोरेंट्ज फोर्स के बारे में। ठीक है, ये पढ़ा था। ये फोर्स क्या कहता था? लोरेंट्ज ने क्या लॉ दिया था? लोरेंट्ज ने हमारे पास जो कहा था वो कहा था कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E, एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, गलती से आ जाए, ट्रैप हो जाए, तो वो किस तरह से मूव करेगा, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, ये हमारे पास किसने बताया था? लोरेंट्ज ने बताया था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना चार्ज लगता है? Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगता है? Q V क्रॉस B। ठीक है, ये टोटल उसके ऊपर चार्ज लगेगा, अगर फोर्स लगेगा, अगर कोई चार्ज कंबाइंड इफेक्ट में आ जाए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो लोरेंट्ज ने अपना ये लॉ दिया था। अब इसके पास, इसके साथ साथ नेचर में क्या हुआ? नेचर में जितने फिनोमिनाज होते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज नेचर में, वो एक्सप्लेन किए गए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लोरेंट्ज लॉ। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लोरेंट्ज लॉ। ठीक है, लोरेंट्ज लॉ या फिर लोरेंट्ज फोर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके, बिफोर दैट हम क्या देख लेते हैं एक बार कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ओके, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने। पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड में देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल कैसे मूव करता है। तो ये मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर जा रहा होता है तो कैसे जाता है? मतलब अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर गया हो तो वो सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो कैसे मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा पार्टिकल। बट अगर किसी एंगल के ऊपर एंट्री कर रहा है, मान लो ये एंगल के साथ एंट्री कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाते हैं, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो v cos थीटा की वजह से तो आगे की तरफ मूव करता है, और v sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसकी वजह से सर्कल में मूव करता है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एंगल, ठीक है, मेकिंग एन एंगल विद फील्ड, तो वो कैसे मूव करेगा? हेलिकल पाथ में वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हेलिकल पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। जो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, ये चार्ज पार्टिकल कैसे निकालता है? तो हम मान लेते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू डी बाई टी या फिर x बाई टी। हम मान लेते हैं x एरिया में हमारे पास फील्ड लगा रखा है, और हम जानना चाहते हैं कि पार्टिकल कितनी दूरी पर जाएगा। ठीक है, कितनी दूरी पर, इस तरह से हॉरिजॉन्टली वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू v इंटू टी। v क्या था हमारे पास? v cos थीटा, और t का हमने एक डेरिवेशन निकाला था पीछे से, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, किसके लिए? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, v cos थीटा क्यों लिया? क्योंकि ये यहाँ पर इधर जो जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? ओनली v cos थीटा की वजह से। ओनली एक ही कंपोनेंट काम करता है यहाँ पर, और वो क्या है हमारे पास? v cos थीटा। ठीक है, और टाइम की हमारे पास वैल्यू क्या थी? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हो, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये कैसे निकाला था सभी को पता होगा, जब हमने एम वी स्क्वायर आर करके जैसे निकाला था सर्कल वाले पाथ के लिए, कि एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है। तो ये हो गया, जब चार्ज पार्टिकल किसमें रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब किसमें मूव करेगा? हेलिक्स में मूव करेगा। जब चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कैसे मूव करेगा? यहां पर मान लेते हैं हम पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। चार्ज पार्टिकल इस तरह से कुछ एंट्री किया है यहाँ पर, ठीक है, या फिर इस तरह से एंट्री किया है, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे चला जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, मान लो यहीं पर है, ऐसे एंट्री किया है, तो ये कैसे चला जाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की कल हमने स्पेशलिटी देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को टर्निंग रखता है, घुमाता ही रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पैराबोलिक पाथ में मूव करवाता है, और जैसे ही पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया उसके बाद वो कोई भी फोर्स नहीं लगाता है। तो ये सारा हमने कल देखा था। अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लोरेंज फोर्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लोरेंज फोर्स। तो इसमें हमारे पास आता है, देखो एक आता है ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस मोस्ट, मतलब ये बोल सकते हो ना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज वो ये होती है, ठीक है। कहां पर, सिर्फ दो ही जगह पर बनता है, एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, एट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, सिर्फ ये यहां पर बनता है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में एट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। और हो सकता है मतलब आप लोग भी ना आज से अपना ड्रीम बना लो कि एक बार तो इसको देखना ही है, और अगर ये ना पता हो कि होता क्या है तो नेट पर खोल कर देखना, मतलब आप देखोगे ना तो ही इतनी प्यारी चीज है ना कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ जिंदगी में एक बार तो मैं इसको देख पाऊं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, बनता कहाँ पर है, सिर्फ हमारी अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल पर बनता है, ठीक है। और नाम क्या है इस प्रोसेस का, ऑरोरा बोरियलिस। अभी बताएंगे कि कैसे, ये फिजिक्स हम सिर्फ किताबों में थोड़ी ना पढ़ेंगे, जो नेचर में फिनोमिना हो रहे हैं उनको भी तो डिस्क्राइब करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वेलोसिटी फिल्टर, ये भी इसी की एप्लीकेशन है। एक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बोटलिंग, मैग्नेटिक बोटलिंग, ठीक है। ये तीनों हम इसकी एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारे पास, ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। तो ऑरोरा बोरियलिस सबसे पहले तो होता क्या है, कलरफुल लाइटनिंग इन द स्पेस, ठीक है, ये होती है कलरफुल लाइटनिंग इन द स्काई ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, नियर साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है। ये होता है हमारे पास ऑरोरा बोरियलिस फिनोमेना। बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स आपको दिखाई देंगी, मतलब एकदम जबरदस्त फिनोमेना है ये, ठीक है। मैं आपको इसी के साथ छोटी सी वीडियो मर्ज करके दिखा दूंगी लास्ट में, देखना, बहुत ही सुंदर सी फिनोमेना है। तो ये होता है हमारे पास ऑरोरा बोरियलिस की, मतलब बहुत ही आपको कलरफुल लाइट्स दिखाई देंगी। जैसे आपने वो छोटे बच्चों का खिलौना देखा है कोई, वो एक बोतल में और ऊपर पत्तियां काट के लगाते हैं और वो पूरी उसमें लाइटिंग जलती रहती है, ठीक है। तो उस टाइप का फिनोमिना दिखाई देता है नेचर में भी, हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, ठीक है। अब ये बनता कैसे है ये देखो, एक बार के लिए इरेज कर दें, मेरे को ध्यान है कि ये पढ़ाना है, ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं। तो ऑरोरा बोरियलिस हम पढ़ रहे हैं, इसको लिख लेते हैं, ओके, ये हम पढ़ रहे हैं। अब देखो होता क्या है, सन क्या है, सन बिल्कुल हॉट गैसेस का एक गोला ही तो है, ठीक है, ये है हमारा सन, ओके। अब सन के अंदर क्या होते रहते हैं, सन के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, सन किसका है, हाइड्रोजन से बना हुआ है कंप्लीट। और इसके अंदर जो इसका अंदर का टेम्परेचर है, जो कोर टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन में बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत फास्ट वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देती हैं कि आपस में कभी कभार हाइड्रोजन चिपक जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स तो उनसे दूर चले जाते हैं, और हाइड्रोजन चिपक के क्या बना देते हैं, हीलियम बना देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या बना देते हैं, हीलियम। तो सन का जो कोर है उसके अंदर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सन की कोर के अंदर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब इसके अंदर वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब दो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुए हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, और उसके साथ साथ ही क्या होता रहता है, एक्सप्लोजन होता रहता है, ठीक है, क्या होता रहता है, उसके साथ साथ ही एक्सप्लोजन होता रहता है।
तो जो ये हीट होती है ये इस तरह से जैसे बाहर निकली, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में कुछ हीट बाहर निकल रही है। अब उस हीट में कुछ एक हाइड्रोजन के आयंस भी हैं, ठीक है, इस ये जो हीट उसमें से बाहर निकल रही है, सन थोड़ा सा फैल रहा है, उसमें थोड़ा सा क्या है, हाइड्रोजन के आयन भी थोड़े से सरफेस के बाहर की साइड निकल रहे होंगे, क्योंकि हीट है ना, हीट की वजह से वो बहुत ज्यादा मूवमेंट में आ गए होंगे, फिर वो थोड़ा सा अंदर की तरफ, फिर वो फिर से इस तरह से बाहर की तरफ। और होता क्या है कि कभी कभार ये पूरा इलास्टिक इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ये इस तरह से हो गई, इलास्टिसिटी की वजह से बढ़ जाते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसके पास भी होता है, हर चीज के पास, जिस जहां पर आपको मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये तो क्या करेंगे, ये वाले पार्टिकल्स तो जब यहाँ पर देखो इनके बीच में कितना थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है ना, तो ये वाले पार्टिकल्स तो इधर के साइड चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, इस तरह से बन के इधर की साइड सन के पास वापस चली जाएंगे। और ये जो कुछ एक पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स अलग हो गए, इनके पास बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी है, ठीक है, और ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, बहुत ज्यादा हाई स्पीड, आई थिंक 10⁴ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। I'm not confirm about that, but इतनी स्पीड होती है 10⁴ या 10⁷ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं। तो अब ये इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब इनकी स्पीड बहुत ही भयंकर होती है, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग की तरह। तो इसने क्या किया, मार्स को क्रॉस किया, ठीक है, वीनस को क्रॉस करेंगे। अब मार्स और वीनस को क्रॉस करते हुए कहां तक, ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है अब, ठीक है, यहां पर है मार्स, मार्स है ये, ठीक है, ये मार्स प्लैनेट है। अब ये स्ट्रॉम आ रहा है इधर की तरफ से, इस तरह से मैं लाइनिंग दिखा दूं, स्ट्रॉम आ रहा है, तो मार्स बीच में मिला, मार्स को इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, मार्स इसको नहीं रोक पाया। वीनस मिला, वीनस भी इसको नहीं रोक पाया, ठीक है, और आगे चला गया। बट ये जैसे ही अर्थ के पास आते हैं तो मार्स और वीनस को तो ये क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, जैसे ही अर्थ के पास आएंगे, ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब इसका यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से इस तरह से होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सभी को पता है, कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। अब ये इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर तो मैं ऐसे दिखा दूं कंप्लीट ना बनाने की बजाय। अब देखो ये मैंने कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास जो स्ट्रॉम था, जो उन चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रॉम था, वो जैसे ही यहां पर पहुंचा अर्थ के पास, अब चार्ज पार्टिकल्स की स्पेशलिटी क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये तो हो गया हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो स्ट्रॉम ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास स्ट्रॉम, ये स्ट्रॉम आ रहा है। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं और वो गोल 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 ऐसे घूमने लग जाते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये हर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रैप हो गए और ट्रैप होकर गोल गोल ऐसे हेलिकल पाथ में ये मूव करने लग गए। तो चार्ज पार्टिकल्स है और इसमें ये मूव करने लग गए इस तरह। नीचे की साइड भी साउथ पोल पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉम आ रहे थे, ये जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे जो सन से निकले थे, सन से एक्सप्लोड होने के बाद निकले थे, वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आके क्या हो गए, ट्रैप हो गए, ठीक है। अब जो बाकी के थे और जो उधर जाने की कोशिश की उनका क्या हुआ, अब जो इधर जाने की कोशिश हुई उनके साथ क्या हुआ, वो फिर से वापस से इधर जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से अट्रैक्ट होते आ गए, अट्रैक्ट होके आके सारे मिल कहां पर गए, यहाँ पर। अब ये बीच में क्यों नहीं मिले, इधर या फिर इधर,
तो इस यहाँ पर क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है, ठीक है। इसीलिए आपको लाइटनिंग सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ पोल पर दिखाई देती है, ठीक है। लाइटनिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई देती है? नॉर्थ एंड साउथ पोल पर दिखाई देती है। ओके, तो ये है आपके पास कंप्लीट प्रोसीजर ऑरोरा बोरियोलिस का, ठीक है। कंप्लीट किसका प्रोसीजर है? ये ऑरोरा बोरियोलिस का। इस तरह से यहाँ पर सुंदर सुंदर आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर लाइटनिंग दिखाई देगी हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल पर, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो लाइफ में आई थिंक एक बार सभी को जाना चाहिए। मैं अभी तक गई नहीं हूँ बट सोच रही हूँ कभी एक बार तो मेरा ड्रीम है कि मैं यहाँ पर ये लाइटनिंग खुद अपनी आंखों से देख पाऊं। वैसे तो बहुत बार मतलब न्यूज वगैरह में, टीवी में तो बहुत बार देखी है। और अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो कि कैसी होती हैं तो नेट पर देखना, बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा आपको। विकिपीडिया खोल के देख लेना, मतलब पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में। ये एक नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है। जो नेचुरल चीजों की सुंदरता है वो तो ऑब्वियसली उसके बारे में तो बोलेंगे ही। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ऑरोरा बोरियोलिस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब वो तो चार्ज पार्टिकल्स है, इनविजिबल है, तो हमें लाइटनिंग कैसे दिखाई देती है? तो लाइटनिंग कैसे दिखाई देती है? वो क्या होते हैं, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लग रहे हैं तो उनका फ्रिक्शन भी होता है, आपस में भी फ्रिक्शन होगा, एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, तो घूमते घूमते उनमें एनर्जी भी होगी। कुछ एनर्जी तो पहले से थी, कुछ फ्रिक्शन की वजह से, तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट प्रोड्यूस करने के बाद कलरफुल लाइट्स को एमिट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी फिल्टर। नेक्स्ट है वेलोसिटी फिल्टर। तो हम फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं भाई? उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें कैसी बीम चाहिए होती है? एक स्ट्रेट तो बीम चाहिए होती है, और जो पार्टिकल्स चाहिए होते हैं ना वो एक डेफिनाइट वेलोसिटी के। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे मान लो हमें कोई पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाना है, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरह से सेटअप करके रखते हैं कि कोई पार्टिकल है, एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ आएगा तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएशन को एमिट करते हैं, और रेडिएशन को एमिट करते हैं तो वो जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उनकी किसी पार्टिकल की तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसी की वेलोसिटी कम होती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी की ज्यादा और किसी की कम। अब हमें तो एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें क्या चाहिए? हमें एक डेफिनाइट एनर्जी चाहिए कि पार्टिकल की सिर्फ इतनी ही वेलोसिटी होगी तो हमारा रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो अगर ये बात हो रही है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करें? फिर हमारा तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है तो एक्सपेरिमेंट करने का क्या फायदा हुआ, है ना। तो यहां से देखो, इसके लिए जब हमें लोरेंट्ज फोर्स पता था तो क्या हुआ? ये हमारे पास कैसा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है, ये पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे। अब पार्टिकल्स यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर तो उसकी मिक्स वेलोसिटी होगी, ठीक है। मान लो मुझे चाहिए सिर्फ v वेलोसिटी के पार्टिकल्स, ओनली v वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए। अब मुझे तो सिर्फ v वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये निकाल रहा है ये v के भी निकालेगा, ग्रेटर देन v के भी और लेस देन v के भी। तो मैं क्या करूंगी? मैं चाहती हूँ कि वो फिल्टर हो जाए। अब देखो, अगर आप लोगों के पास ना कुछ चीजें मिक्स हो गई हैं, जैसे छोले और दाल मिक्स हो गई है, ठीक है। किचन का एग्जांपल लेते हैं, छोले हैं एक आपके पास, राजमा है, दाल है, ये सब मिक्स हो गए हैं। आपको निकालनी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ दाल निकालनी है। आपको सिर्फ दाल चाहिए, ना आपको छोले चाहिए, ना आपको कोई दूसरी चीज चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या निकालनी है? दाल निकालनी है। अब आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? उस चीज को फिल्टर कर लोगे,
फिल्टर कर लोगे ना, एक बड़ा सा छानना लोगे, उसमें देखोगे कि सिर्फ उतना छेद हो जिसमें से सिर्फ दाल बाहर निकल सके, आप उसको छान दोगे। अब जब आप उसको छान दोगे तो दाल तो आ जाएगी बाहर और बाकी जो छोले हैं वो उसके ऊपर रह जाएंगे, हो गया फिल्टर। यही काम हम यहाँ पर करते हैं, हम कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि सिर्फ वी वाले आगे जाएं, बाकी आगे जा ही ना पाए, ठीक है, हमें बी मिल जाए, सिर्फ वी वालों की मिल जाए वो। तो देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें से आपके पास रेडिएशन एमिट हो रही है, पार्टिकल्स यहाँ पर सारी वेलोसिटी के मिलेंगे आपको, v के भी, उससे ज्यादा के भी, उससे कम के भी, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पॉजिटिव पार्टिकल्स दिए हैं हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। जाना तो चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, मतलब इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब ये डिस्टेंस कितना है ये आप लोग निकाल सकते हो निकाल के देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें ये करवाया था कि ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में करवाया था आई थिंक कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन a क्यू e बाय m है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्वेशन निकाल देंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये आप निकाल सकते हो, बट हमें उसकी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हमें तो एक सीधी बीम चाहिए जो यहाँ से जा रही हो और उसमें सिर्फ v वेलोसिटी के पार्टिकल्स हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, अब इसी के साथ इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल, मतलब इसको यहां तक लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जितना ऊपर लेकर जाए, मैं कोई ऐसा फोर्स लगा दूं वो फोर्स उसको इतना ही नीचे ले आए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइनली लॉरेंट्ज के द्वारा स्टडी किया गया तो उसने क्या देखा कि हम ऐसा किस हिसाब से कर सकते हैं, दोनों को साथ में अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। जब V, E और B तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ पर V तो E के परपेंडिकुलर है, V की डायरेक्शन ये है, E की ये है, तो V और E तो परपेंडिकुलर हो गए। अब B भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, B भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने किसी एंगल पे क्यों नहीं लिया B को, क्योंकि एंगल पे इसलिए नहीं लिया, एंगल पे लेते तो वो हेलिकल पाथ में मूव करता, बट हमें हेलिकल में नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, E के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, बस इतना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और वो फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ आता हुआ ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो V इधर की साइड जा रहा है और जो पार्टिकल है वो कहां पर आ रहा है, बाहर के साइड आ रहा है, ठीक है। V कहां पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ओके, और पार्टिकल कहां आ रहा है, बाहर की साइड, सॉरी पार्टिकल V के इधर की तरफ। डायरेक्शन जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, V क्रॉस B निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B कर देंगे, तो हम V क्रॉस B करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो देखो V इधर है और B किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो V उधर जा रहा है और B को मुझे बाहर की तरफ लाना है, तो मैं इसको कैसे करूं, ऐसे, ये V की डायरेक्शन है, B बाहर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई, नीचे की तरफ आ गई ना। देखो V इधर जा रहा था, मेरी फिंगर्स V की डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ लेकर आनी है, बाहर की तरफ लाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स किधर आ गया, नीचे की तरफ, मतलब इस फोर्स की वजह से पार्टिकल कहां पे मूव करेगा, फिर नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस वाले फोर्स की वजह से कहां पे मूव करने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ मूव करने की पार्टिकल कोशिश करेगा। चाहे लेफ्ट हैंड रूल से देख लो, लेफ्ट हैंड रूल, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये किसकी है, V की, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, लेकिन इसमें V, अगर मैं इसको बाहर ऐसे करूं तो V किधर हो गया, यहाँ पर, मैंने इसको क्या किया, इस तरह से कर दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो है बाहर की तरफ, ठीक है, V ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा बाहर की तरफ, फोर्स किधर है, नीचे, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल लगा लो चाहे राइट हैंड थंब रूल, फोर्स नीचे की तरफ आ गया। मतलब उन्होंने कैसा सेटअप किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है अपर साइड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है,
और V इन दोनों की ही क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, V, E और B तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। V, E एंड B तीनों क्या है, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस टाइम पे ये प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन कब, जब इंडिविजुअली जा रहा हो। बट अब तो इन दोनों का इफेक्ट है, तो V क्या करेगा, डायरेक्शन तो हमने देख ली, दोनों की क्या है, अपोजिट। अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, QE बराबर QV क्रॉस B हो जाए, तो क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर लगा उतना ही नीचे, जितना फोर्स ऊपर लगा उतना ही नीचे, जितना फोर्स ऊपर लगा उतना ही नीचे, तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। और कौन सी वेलोसिटी का पार्टिकल जाएगा, सिर्फ QE। अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर QV भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V, Q से Q कैंसिल, V क्या आ जाएगा, E बाय B। ठीक है, V क्या आ जाएगा, E बाय B आ जाएगा। तो मतलब इस वेलोसिटी के पार्टिकल हमें मिलेंगे। ठीक है, E और B की वैल्यू आप लोगों को पता है, आपने कितनी लगाई है, तो आपको किस वेलोसिटी के पार्टिकल मिलेंगे, इस वेलोसिटी के पार्टिकल्स मिलेंगे। बाकी पार्टिकल्स का क्या होगा, जो V से बड़े हैं और V से छोटी है जिनकी वेलोसिटी है, तो जब V से बड़ी वेलोसिटी है तो देखो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, दोनों में से ये वाला बढ़ेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, तो पार्टिकल किधर चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, और V कम है तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ V वेलोसिटी के पार्टिकल्स मिलेंगे, और वही हमें चाहिए थे। तो अब हमें बाकी कुछ तो करना नहीं है। अगर हम B को बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, कम वेलोसिटी के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वेलोसिटी को ही बढ़ाएंगे, जो जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो किधर जाएंगे, उसपे मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, वो नीचे की तरफ पार्टिकल्स जाएंगे। वेलोसिटी फिल्टर क्लियर हो गया कि वेलोसिटी में हम किस तरह से वेलोसिटी को फिल्टर करते हैं। अब नेक्स्ट एक लास्ट जो बच गया, वो क्या बच गया, मैग्नेटिक बोटलिंग। मैग्नेटिक बोटलिंग, अब ये क्या होता है भाई, ये होती है मैग्नेट की बोतल। मैग्नेट की बोतल आप कैसे बनाते हो, ये देखना है बस। तो देखो होता क्या है, हमें क्या चाहिए होता है, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हाइड्रोजन बॉम्ब पढ़ते हैं, जब हमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना होता है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी पर हाइड्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पर हाइड्रोजन चाहिए होता है, और उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 10⁻⁷ डिग्री के अप्रोक्स। ठीक है, 10⁻⁷ मतलब 10 लाख डिग्री के अप्रोक्स हमें टेम्परेचर चाहिए। अब इतना हाई टेम्परेचर हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो इतना हाई टेम्परेचर हम कैसे लेकर आते हैं, अगर हम यहाँ पर एक न्यूक्लियर बम को एक्सप्लोड कर दें, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर दें, तो ये हमारे पास इतना हाई टेम्परेचर बन जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देंगे तो हमारे पास इतना हाई टेम्परेचर बन जाएगा, लेकिन हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर तो सभी को पता है, जब न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक बार एक्सप्लोड होगा तो कितना ज्यादा नुकसान करेगा, लेकिन यहाँ पर जो करते हैं वो कैसे करते हैं, इन लिमिट करते हैं। तो ये करते क्यों हैं, ये हम करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। अब हाइड्रोजन बॉम्ब क्यों बना रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल ही क्लीन एनर्जी हमें मिलती है। जब दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, देखो सन के अंदर क्या प्रोसेस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, और किसमें कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी अगर हम हाइड्रोजन को कंबाइन कर दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनके कंबाइन होने से बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं
स्टीम बनाने में, और उस स्टीम से टरबाइन रोटेट करवा लेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे और कुछ काम कर लेंगे। तो क्या हुआ, उससे हमें एनर्जी मिल गई, और एनर्जी भी कैसे मिली, बिल्कुल क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन से एनर्जी कब मिलेगी, जब दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना दे, हीलियम बना दे। ठीक है, दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना दे, हीलियम बना दे। उस टाइम पर क्या होगा, हमारे पास हमें एनर्जी मिलेगी। अब हाइड्रोजन कंबाइन होना है और क्या बनाना क्या है, उसके बाद हीलियम बनाना है। तो ये कब होता है, हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मली तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं मरे हुए से, है ना। अब हमें क्या चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन करें, बहुत फास्ट वाइब्रेशन करें, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, क्योंकि जब वो फास्ट वाइब्रेशन करेंगे तभी ऐसा होगा कि एक दूसरे से टकराएंगे, और कभी कभार टकराते हुए वो कोलाइड करके कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, जब फास्ट वाइब्रेशंस करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके अंदर हीट जनरेट हो जाएगी। आप भी जब फास्ट दौड़ते हो तो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाती है। तो जैसे ही वो फास्ट वाइब्रेशन करेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। अब हीट जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हीट जनरेट होगी तो क्या हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी, थोड़ा सा हीट जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन ना रहकर क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन दूसरे हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, हीलियम आयन बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अगर हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होगा क्या बना देगा, हीलियम आयन। उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट वाइब्रेशन के साथ मूव करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, और वो फास्ट वाइब्रेशंस हो पाए उसके लिए हमें हाइड्रोजन को एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितने टेम्परेचर पर आती है, 10⁻⁷ डिग्री, 10 लाख डिग्री टेम्परेचर पर वो एनर्जी मिलती है। तो अब मुद्दा ये है कि इतना टेम्परेचर लाए कहां से। अगर हमें चाय बनानी है तो क्या चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए होता है जिससे हम चीज को गर्म करें। दूसरा क्या चाहिए होता है, एक बर्तन चाहिए होता है। ठीक है, तो अब आपने हाइड्रोजन ले लिया, मान लो एक किसी भी कंटेनर में ले लिया। ओके, सोर्स तो आपने देख लिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देंगे, वहां से आपको उतना टेम्परेचर मिल जाएगा। बट कंटेनर की बात करें अब, क्योंकि कंटेनर तो क्या है, कोई भी कंटेनर ले लो आप, जैसे ही 10⁻⁴ तक टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या हो जाता है, कंटेनर खुद वेपोराइज हो जाएगा। अब वो हाइड्रोजन कहाँ रहेगी, तो बताओ अब क्या करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास, हम अभी आगे पढ़ेंगे, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। ठीक है, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, नॉर्थ से साउथ, मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है, पैरेलल होता है, बस बीच में सेपरेशन थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होता है, कॉइल्स का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दिया, ओके, अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं उनका थोड़ा सा वाइब्रेशन करवाया, थोड़ा सा वाइब्रेशन करवाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन आयन में। इस आयन को क्या कर देते हैं, यहां पर भेज देते हैं, इसके अंदर भेज देते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं इसके अंदर, प्रोजेक्ट कर देते हैं इसको। मतलब कुछ प्रोसेस करेंगे हम बाहर, वो टेक्निकल प्रोसेस है, हम तो पढ़ रहे हैं कि हमें ऐसा करते हैं। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। मकड़ी जाल में फंस गई है, मछली जाल में फंस गई है, अभी बाहर निकलने की कोशिश करता है। आपको ये बोले कि आप एक घर में बंद हो, लॉकडाउन में चल भी यही रहा है ना, घर में बंद हो, और आप लोगों को क्या चाहिए, घर से बाहर जाना है। अब क्या होगा, आप जल्दी से, अगर आपसे पूछे कि आपको घर से बाहर जाना है तो आप क्या ढूंढोगे, दरवाजा ढूंढोगे। तो यहाँ पर और इस पोर्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होता है, और बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो ये जो यहाँ पर दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होता है, बीच में वीक, तो यहाँ पर तो ये इस तरह से मूव करने लग जाएगा, फिर ये देखेगा कि कहाँ पर वीक है। अगर आपका घर में दरवाजा ना हो तो आप क्या देखोगे, कहाँ से दीवार कमजोर है, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करोगे, है ना। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यहाँ पर पहुंच गया। अब ये सोचता है मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा,
लेकिन जब ये चलने लग रहा है तो एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन की वजह से इसके पास क्या आ गया, इनर्शिया, मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे तभी ये रुक सकता है, अदरवाइज नहीं रुक सकता। तो इनर्शिया की वजह से ये जब तक रुकने की कोशिश करेगा उससे पहले ये यहाँ पहुंच चुका होगा। अब जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फिर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो अब क्या करेगा ये, फिर इधर, तो ऐसे ये क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर पहुंचा वीक दिखा, लेकिन इनर्शिया की वजह से इधर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करते रहते हैं, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह और हाइड्रोजन आयंस को इसके अंदर डाल देते हैं, डालते जाते हैं, तो एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की। फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देते हैं, वो इनको टेम्परेचर को हाई कर देता है और फिर हीलियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आगे सारी प्रोसेस है कि फिर आप कैसे उसको कन्वर्ट वगैरह करेंगे, बट हमें कहाँ तक पढ़ना था, मैग्नेटिक बोटलिंग तक। तो ये देखो ये कैसी शेप हो गई, एक बोतल के जैसी शेप हो गई, ठीक है। आपने बोतल की जैसी शेप में इसको कन्वर्ट कर रखा है कि ये कॉइल है, ये बोतल की जैसी शेप है। जैसे आपने पानी डाल दिया बोतल में तो वो हिल तो सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। तो यही केस इन पार्टिकल्स के साथ हो जाता है इसमें आने के बाद, कि ये इसमें घूम तो सकते हैं बट बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक बोटलिंग। अब ये बोतल जैसी शेप है तो इसको क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक बोटलिंग, कि मैग्नेट का यूज करके आपने क्या कर दिया, बोतल में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ लोरेंट्ज फोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसमें आपकी बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ वेलोसिटी फिल्टर के बारे में पूछ लेते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस और मैग्नेटिक बोटलिंग के बारे में नहीं पूछते, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑरोरा बोरियोलिस और मैग्नेटिक बोटलिंग के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। सो आप लोग 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना और अपने नोट्स साथ के साथ बना लो, ठीक है। जब भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्टिकल इस तरह से एंटर किया और फिर ऐसे चला गया, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो आपको हमेशा इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना है। और नॉर्मली कौन सी होती है, एक तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब, दूसरा आपके पास ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपने याद रखना है कि ये दोनों हमारे पास यूज होती हैं। इसका नॉर्मली ही कभी यूज होता है, जब आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है तब आप इसका यूज करते हो। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो जाता है, ठीक है। पीछे के लेक्चर्स में हम कंप्लीट देख चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अदरवाइज ये कंप्लीट है, कल हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।